नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ आर ओ री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं। अभी जो सीरीज है ये आपके पूरे सिलेबस को प्रिपेयर रिवाइज कराने के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 450 कर लिए थे, 451 से देखना है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। On the initiative of which of the following country the United Nations had declared 20 March as the International Day of Happiness? निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था? ठीक है, तो यहाँ 20 मार्च की बात हो रही। पहली चीज तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो 20 मार्च है उस दिन हम यूनाइटेड नेशंस क्या मनाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। पहली चीज तो ये। और ये घोषित किसके पहल पे करा था? वो करा था आपके भूटान के पहल पे। ठीक है, भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है उसके पहल पे। अब देखिए मैं आपको बताता भी हूँ। पहली चीज तो मैप में देखिए, ये आपको इंडिया, यहाँ पे पड़ोसी देश जो है आपको भूटान दिखेगा। ठीक है, आपके कौन कौन से राज्य जो है इसको बॉर्डर कर रहे हैं ये आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पहले मैं बताने जा रहा था लेकिन मुझे ध्यान है पहले मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो ये भूटान है। भूटान की जो कैपिटल है ना वो देख लीजिए आपकी थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू जो है इसकी भूटान की कैपिटल, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने भूटान का जो है ना अपना अलग कंसेप्ट है। जैसे आप लोग सुनते हो कि हमारे देश में बात सब लोग करते हैं किसके बारे में? जीडीपी के बारे में बात करते हैं ना। जीडीपी को हिंदी उसमें फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक जो होता है। आप लोग भी जान लीजिए, हिंदी वाले भी अगर हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी ये किस चीज को मेजर करता है? ये मेजर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है कितने अच्छे से जा रही है, कितने अच्छे से नहीं जा रही। ठीक है, टोटल जीडीपी आपको बताता है ग्रोथ कितनी हुई। ठीक, लेकिन भूटान में क्या है ना, भूटान में अलग कंसेप्ट चलता है। भूटान जो है जीडीपी को नहीं मानता, वो उनका वो जो फॉलो करते हैं वो करते हैं आपके जीडीएच को। इसको करते हैं जीडीएच को। ये क्या होता है? ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। वो लोग इस चीज को मेजर करते हैं। क्यों? उनका कहना है कि देखो भैया, भूटान वालों का ये कहना है और कुछ हद तक सही भी है कि सिर्फ पैसा ही पैसा जिंदगी भर करते रहोगे, पैसे के पीछे भागते रहोगे, फिर एकदम से मर जाओगे। क्या जिया जिंदगी? तो हमें क्या है ना, हमें खुश भी रहना है। ठीक है, हमें हैप्पी भी रहना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो इसलिए वो किसको फॉलो करते हैं? जीडीएच को। अब आप लोग देखते होगे, आप लोग सोचते होगे क्या कि हम भैया अधिकारी बन जाए, एसडीएम बन जाए, आरओ यारो बन जाए तो हम खुश खुश हो जाएंगे। कुछ लोग यही सोचते हैं कि अभी जो है भैया, अभी जो है दुखी रहो, फिर जब हम आरओ बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक क्या हमें खुशी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा आपने बहुत सारे लोग की कहानी सुनी होगी। कुछ लोग आईएएस भी हैं, कुछ आईपीएस भी हैं, लेकिन उन्होंने भी क्या करी? सुसाइड करी, आत्महत्या करी है। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो खुश भी नहीं थे। तो जो खुशी है ना आपकी, जो हैप्पीनेस है, वो एक कोई मंजिल नहीं है। ठीक है, कि आप मान लो एसडीएम बन गए तो आप खुश हो जाओगे, वो नहीं है। वो एक पूरा रास्ता है, वो पूरी एक जर्नी है आपकी हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपको खुश रहते हुए एसडीएम बनना है। तो खुशी जो है ना ये प्राइसलेस है, इसका कोई मोल नहीं। किसी भी पैसे से खुशी जो है खरीदी नहीं जा सकती। इसीलिए भूटान जो है वो किसको मानता है? ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस को मानता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं है तो मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ। एक आप समझो, एक गांव में, एक विलेज में, भैया पहाड़ों में एक गांव था। वहां पे आपके भैया समझो एक इंसान रहते थे। ठीक है, बहुत ज्ञानी थे। फिर इनका एक दोस्त था जो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। वो इनके पास आया, बोला कि यार क्या गांव में पड़े हुए तुम कर रहे हो, मेरे साथ आओ, दिल्ली चलो, यहाँ पे भैया पैसा भी हम लोग कमाएंगे, घूमेंगे भी। फिर तो कहता उससे क्या होगा? तो कहता आप पैसा कमाओगे। तो कहता उससे क्या होगा? ये यही पूछते जो भैया गांव वाले हैं कि पैसा कमा लिया, फिर कहता बड़ा घर ले लोगे। कहता फिर? कहता घूमने जाओगे, फिर क्या होगा? कहता फिर आप खुश रहोगे। तो ये गांव वाला बोलता है यार ये खुश जो है ना, खुश तो मैं यहाँ भी हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली क्यों ही जाऊँ। तो ठीक है, तो यही बात है, जो खुशी है ना उसका कोई भी मोल नहीं है, वो प्राइसलेस है। और भूटान जो है इसको फॉलो भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ 5 इंडियन स्टेट्स? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, 5 राज्यों के साथ में। ऑप्शंस के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नेपाल। ठीक है, जो नेपाल है वो टोटल 5 राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से राज्य? मैप में देखिए। ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा नेपाल। अब नेपाल के साथ आपको पहला राज्य दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा उत्तराखंड। ठीक, यूके लिखा हुआ है ना, उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश भी दिखेगा, फिर आपको बिहार दिखेगा। फिर आप इधर देखेंगे ना, यहाँ सिक्किम दिखेगा, और इधर आपको जो पश्चिम बंगाल ना, पश्चिम बंगाल की भी हल्की सी सीमा जो है वो टच होती है। अगर इस मैप में सही से नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप। अब इस मैप में देखिए, यहाँ पे आपको नेपाल दिख रहा है। कौन कौन से राज्य दिख रहे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल देखिए हल्का सा जो है सीमा ना टच हो रही है, और सिक्किम, टोटल 5 राज्य हैं। एक और देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश की भी अगर हम बात करें ना, बांग्लादेश के साथ भी टोटल 5 राज्य ही टच करते हैं। इसके बारे में पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? नेपाल। याद कर लो, उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, याद करते रहो, साथ साथ में याद करते रहिए, आसानी से जो है ना याद हो जाए। एकदम सोचोगे याद करोगे तो नहीं होगा। पश्चिम बंगाल हो गया, और आपका 5वां सिक्किम, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात? गुजरात के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? अब देखिए भारत में अगर हम बात करें ना, जो हमारे तटीय राज्य हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, वो टोटल कितने हैं? 9। आपको टोटल 9 राज्य दिखेंगे। मैं आपको चलिए लिख भी दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ। गुजरात हो गया, फिर आपको दिखेगा महाराष्ट्र, ठीक, मैप में दिखाते हैं अभी, परेशान ना। गोवा, फिर हो गया आपका कर्नाटका, ठीक। 5वां हो गया आपका केरला हो गया, फिर हो गया आपका छठा, ये तो आपके पश्चिम उस पे हो गए, पश्चिम साइड पे। फिर आपका पूर्वी साइड पे अगर हम देखेंगे, इधर ही लिखते हैं, केरला हो गया, फिर आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और नवा पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल 9 राज्य है। तो अगर हम मैप में देखें तो आपको ये दिख रहा होगा। चलिए ये वाला मैप देखते हैं, पहले मैप ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए आपको दिखेगा गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा भी राज्य, कर्नाटका दिखेगा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब सबसे जो लंबी तटीय रेखा है ना, सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है, वो है आपकी गुजरात की, ठीक है। सबसे लंबी जो है आपकी गुजरात की है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुजरात के बाद में सबसे लंबी किसकी, तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। पहले नंबर पे हो गया आपका गुजरात, दूसरे नंबर पे हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। पहले के जो 3 है ना, वो याद होने चाहिए, ठीक है। गुजरात, फिर आपका आंध्र प्रदेश, और फिर हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोस्टल स्टेट्स की भी ना, जो कोस्ट लाइन होती है उसकी भी अपनी अलग एक इंपॉर्टेंस रहती है। मान लो यहाँ आपको, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ चीज आपका प्रोड्यूस हो रही है। अब उसको आपको भेजना है ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो भैया कैसे भेजोगे? पहले वो यहाँ से रोड से आएगी, इधर आपका पोर्ट में आएगी, ठीक है। और अगर समुद्र का आप लैंडलॉक्ड हो, तो आप फिर आपका जो कोस्ट लाइन है ना, आप जो आपका ट्रेड करने का जो वो रहता है पोटेंशियल, वो काफी कम हो जाता है। इसीलिए जो आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री होती हैं, जिनके पास में सी या ओशन का एक्सेस नहीं होता, वो काफी ज्यादा पैसे के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में भी कमजोर होती है। जैसा आपका नेपाल। अब नेपाल को अगर पूरे विश्व के साथ व्यापार करना है ना, तो उसको इंडिया की मदद लेनी ही पड़ती है। इंडिया की जमीन पे आके फिर उसको क्या समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय स्प्रेड बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप तो कहोगे कि भैया हमने हिमालयों के बारे में पढ़ा था कि ये ऊपर वाली रेंज हिमाद्री हो गई, फिर जो बीच वाली रेंज है ये आपने पढ़ा होगा हिमाचल बोलते हैं इसे, फिर जो तीसरी रेंज है उसको शिवालिक बोला जाता है, ये सुना है ना आपने। ये तो है ही, साथ ही साथ में जो आपके हिमालय है ना, वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर भी उसको हमने अलग एक कैटेगरी में बांट रखा है, ठीक है, कि पश्चिम से पूर्व भी। और उसी में आपके पड़ते हैं नेपाल हिमालय भी, ठीक है। ये पांचों जो है ना, ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये सब हिमालयों के पश्चिम से पूर्व के आपका एक डिवीजन है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में कौन से हिमालय आते हैं? वो आते हैं आपके नेपाल हिमालय। सी वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन से आते हैं? नेपाल हिमालय पड़ते हैं, ठीक। अब इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो आपको जो नेपाल हिमालय दिखेंगे ना, यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप ये समझो हमने कौन कौन सी नदी की बात करी, काली और तीस्ता। अब देखो काली नदी जो है ना, ये आपको दिखेगी, तो ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, ये है आपकी काली नदी, ठीक है। काली रिवर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी दिखे है, उत्तराखंड से निकल ली, ये काली नदी है। और फिर आपको दिखेगा ये तीस्ता नदी है, ये वाली जो है तीस्ता नदी है, ठीक है। तीस्ता यहाँ पे सिक्किम है। जो नेपाल हिमालय है ना, वो पूरे आपके काली जो नदी है ना, ये वाली काली नदी से पूरा लेके तीस्ता नदी के बीच में जितने भी हिमालय होंगे, उसमें आपकी हिमाद्री भी आ गई, हिमाचल भी आ गया, शिवालिक भी आ गया, ठीक है। उसमें तीनों जो आपकी श्रेणी है ना, वो जा रही हैं। पहले आपकी हिमाद्री हो गई, दूसरी आपकी हिमाचल, फिर शिवालिक, तीनों जा रही हैं। तो जो काली और तीस्ता के बीच में, इन तीनों को क्या बोला गया है? बोला गया है नेपाल हिमालय। और ये जो नेपाल हिमालय है ना, वो आपका सिक्किम में भी थोड़ा सा पार्ट जो है कवर करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, काली नदी ये काली और ये तीस्ता, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? The minimum percentage of which of the following soil is found in the land area of the country? निम्नलिखित में से किस मृदा का न्यूनतम प्रतिशत देश के भूमि क्षेत्र में पाया जाता है? मतलब सबसे कम जो परसेंट की बात करें, सबसे कम एरिया किसका है, कौन से आपकी मिट्टी का है? तो वो है आपका जो लेटरलाइट सॉइल है, लेटरलाइट मृदा उसका है, ठीक है।
अब जो लेटरलाइट सॉइल है ये आपका पाया कहाँ जाता है, जहां पे आपका तापमान भी ज्यादा है और जहां पे आपकी बारिश भी ज्यादा है, ठीक है, उस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे राज्य हो गए, कौन कौन सी जगह हो गई, जैसे आपको पता होगा कर्नाटक, आपका केरला हो गया, पूरा केरला नहीं, जहां पे बारिश ज्यादा हो रही, तापमान तो पूरे केरला में ज्यादा होता है, ठीक है, केरला हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया। अब पूरा केरला नहीं है, पूरा तमिलनाडु नहीं है, लेकिन वहां लिखोगे आप केरला तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ कुछ हिस्सा। फिर आपका कर्नाटका हो गया, फिर आप देखोगे जो असम की पहाड़ियां हैं वहां पे लेटरलाइट मृदा मिलेगी, और उड़ीसा में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ यहाँ मिलती है। एक बार मैप में देख लीजिए, ये है, तो ये लेटरलाइट आपको दिख रहा है ना, ये वाला लेटरलाइट कहाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला रीजन तमिलनाडु। फिर ये आपको कर्नाटका केरला का रीजन, ये केरला में भी आ गया, कर्नाटका में भी। फिर देखो ये आपको उड़ीसा में भी दिखेगा, और फिर आपको देखोगे तो ये असम की जो पहाड़ियां हैं ना इधर, यहाँ भी दिखेगा, ठीक है, तो ये हो गया लेटरलाइट, सबसे कम यही था। फिर क्या है, abundance of potash lime and magnesium is found in which of the following soil। abundance का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा कोई चीज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटाश, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। अब आपको पता है जो ब्लैक सॉइल है वो कपास कॉटन को उगाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, ये जो वाला रीजन है ना, ये वाला, ये आपको पूरा काली मिट्टी ब्लैक सॉइल दिख रही होगी, गुजरात में भी और ये भी ब्लैक। और फिर कुछ आपको अलग अलग बटा हुआ भी दिखेगा, उससे मेन मतलब नहीं है, जो मेन जहाँ होता है वो आपका ये वाला रीजन, ठीक है, तो आपका डेक्कन वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैड बीन हाईएस्ट। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। पंचवर्षीय योजना की बात हो रही, सबसे ज्यादा इन ऑप्शंस के हिसाब से बात करें ना, तो वो हो गया आपका 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे कब तक चली, ये चली आपकी 1992 से 97 तक, ठीक। इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे देश के, वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही हमारे जो अर्थव्यवस्था उसमें मेजर सुधार देखने को मिले हैं, रिफॉर्म्स कौन से, एलपीजी जिनको बोला जाता है, फुल फॉर्म क्या है भाई, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लानिंग है ना, आपको प्लानिंग के हिसाब से ये आपका आजादी के बाद तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका जो कंसेप्ट था ना, जो हमारे आपके फ्रीडम फाइटर थे उनके पहले से ही मन में था, आजादी के पहले से ही। जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग भी सोचते थे कि अब आगे अगर अर्थव्यवस्था चलानी है तो हम प्लानिंग के हिसाब से चलाएंगे, योजना के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। योजना के हिसाब से इसलिए चलाएंगे कि पहले 5 साल जो हो गए 1951 से स्टार्ट हुआ, हमें पहले 5 साल किस किस चीज पे फोकस करना है, ये नहीं कि कोई भी चीज अच्छी लग गई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस कर दे रहे हैं। मान लो इंडस्ट्री अच्छी लग गई तो इंडस्ट्री पे, हमें पूरा प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलना है कि हम जो कृषि है एग्रीकल्चर उस पर कितना हमें टाइम देना, कितने संसाधन देने, फिर जो आपकी फैक्ट्री है इंडस्ट्री उस पर कितना टाइम देना है, ठीक है, और फिर जो सर्विस सेक्टर है आपका उस पर कितना टाइम देना, तो प्लानिंग इस हिसाब से होती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स मिनिमम अमाउंट ऑफ रेन टू ग्रो। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम वर्षा की, तो ये है आपका जवार, ठीक है, जवार जो क्रॉप है, और आपको सुना होगा जवार की रोटी भी बहुत लोग खाते हैं, तो जवार को सबसे कम बारिश चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है करेक्ट ऑप्शन चुनिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्रॉप्स दे दी गई और इधर स्टेट्स दे दिए गए, फसल और राज्य, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला है। जो क्लोव है ना, क्लोव सबसे ज्यादा जो उगाई जाती है कहाँ पे, तमिलनाडु। लौंग, क्लोव को हिंदी में क्या बोलते हैं, लौंग, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, यही वाला जो आंसर है वो सही है, बाकी जो है सही मैच नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक। बोला गया कि यहाँ पे आपको फल और सब्जी दे दी गई और बोला गया कि सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जो आपका बनाना है उसका गुजरात है, केले का गुजरात है, ये बिल्कुल सही। कटहल जो हो गया, कटहल को इंग्लिश में क्या बोलोगे, जैक फ्रूट, कटहल कहाँ उगता है आपका, असम में सबसे ज्यादा, ठीक है, वो हो गया आपका असम, ये भी सही है। अनार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं उग रहे, वो बाकी जगह पे भी रहे हो, जैसे केला है ना सिर्फ गुजरात में नहीं बाकी राज्यों में भी उगता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पाद कौन करता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस, तो वो गुजरात, ऐसे दे रखा होता है। फिर हो गया जो नाशपाती है आपका पेयर, ये तमिलनाडु, ये गलत है, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। जो पेयर है आपका नाशपाती, ये सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है आपके जम्मू कश्मीर में, फिर आप पंजाब में भी मान लो, उत्तराखंड में भी मान लो, फिर हिमाचल प्रदेश में, ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा राज्य होता है ना वही आता है आपको ऑप्शन में, वही आता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिए। तो यही थी आपकी पूरी वीडियो, पूरे अच्छे से हमने फैक्ट भी समझे, कंसेप्ट भी समझे, मैप वर्क के साथ में।
आगे भी सीरीज से जुड़े रहिएगा, काफी फायदा करेगी आपको। आरओ के लिए तो फायदा करेगी, साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी काफी फायदा करेगी। एक चीज और, अगर आप एक रूटीन से बंध के ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन मटेरियल भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, पेड क्विज वगैरह, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कराई जाएगी। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।